So Pakistan wants a Nobel Peace Prize. And no, this isn't satire. This isn't the opening of a comedy sketch. This is an actual news story. So yes, you heard that right. Pakistan wants a Nobel Peace Prize. Why? For brokering a ceasefire between Iran and the United States. And they're not being subtle about it. They want it for Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir. After celebrating a delusional victory against India, Pakistan is also begging for water. But India says blood and water cannot flow together. They have to stop supporting and funding cross-border terrorism. मई 2025 दुनिया ने एक ऐसा पल देखा जहां दो न्यूक्लियर आर्म पड़ोसी मुल्क सीधे आमने सामने खड़े थे। आसमान में 114 फाइटर जेट्स, जमीन पर मिसाइल्स तैनात, समंदर में वॉरशिप और सिर्फ 52 मिनट के अंदर अंदर जंग का पूरा रुख बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उन 52 मिनट में क्या हुआ। असली सवाल ये है कि सिर्फ एक साल बाद वही पाकिस्तान जो कल बंदूक लिए खड़ा था, आज वो इंडिया के सामने पीस का हाथ क्यों बढ़ा रहा है। क्या ये वाकई में बदलाव है या फिर इसके पीछे छुपी है असली मजबूरी जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। क्या ये फैसला बैटल फील्ड पे लिया गया या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम इस पूरी कहानी को लेयर बाय लेयर खोलेंगे, बॉर्डर से लेकर बैलेंस शीट तक, मिसाइल से लेकर मनी तक और इमोशन से लेकर इकोनॉमिक्स तक, लाइन बाय लाइन, नंबर बाय नंबर, फैक्ट बाय फैक्ट। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को सच में समझना चाहते हैं तो इस कहानी का हर एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां सब कुछ बदल गया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक टेरर अटैक, 26 लोग 26 जिंदगियां और पूरे देश में गुस्से का माहौल था। इंडिया के लिए ये सिर्फ सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं था, ये एक मैसेज था जिसका जवाब देना बहुत जरूरी समझा गया। और फिर 7 मई 2025 इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई बॉर्डर पे होने वाली छोटी मोटी झड़प नहीं थी और ना ही लोकल मिलिट्री क्लैश थी। ये 1971 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा कन्वेंशनल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बन गया। सोचिए, एक ही कॉन्फ्लिक्ट में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट, 72 इंडियन एयरफोर्स के, 42 पाकिस्तान एयरफोर्स के। आसमान में एक हाईटेक जंग चल रही थी। लगभग 52 मिनट तक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साथ ही इंडियन नेवी का कैरियर बैटल ग्रुप पाकिस्तान के कोस्ट लाइन के पास डिप्लॉय कर दिया गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, प्रेशर सिर्फ हवा में नहीं था, जमीन पर भी था और समंदर में भी था। 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ, लेकिन असली डैमेज सिर्फ बैटल फील्ड पर नहीं हुआ था, कुछ और भी था जो एक्सपोज हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री लिमिटेशंस और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी। और शायद इसीलिए जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने एक बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी चुनी। कन्फ्रंटेशन से डिप्लोमेसी, एस्केलेशन से एंगेजमेंट। और इसी पॉइंट पर शुरू होती है आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें बड़े वेपन्स, मिसाइल नहीं बल्कि पानी, पैसा और ट्रेड है। अगर आप सोच रहे हैं पाकिस्तान के पीस आउटरीच के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है, तो जवाब हो सकता है पानी। और सिर्फ पानी ही नहीं, एग्जिस्टेंस लेवल का पानी क्राइसिस। पहलगाम अटैक के तुरंत बाद इंडिया ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। न्यू दिल्ली ने डिक्लेयर किया कि 1960 का इंडस वाटर टेरिटरी अनिश्चित समय के लिए सस्पेंड रहेगा, जब तक पाकिस्तान ऐसे कदम ना उठाए जो साबित करें कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर के टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। बाद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये सिग्नल दिया कि ट्रीटी को वापस पुराने शर्तों पे लाना अब नामुमकिन दिख रहा है। इंडिया ने ट्रीटी डिस्प्यूट से जुड़ी न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मीटिंग को भी बाइकआउट कर दिया और इंटरनेशनल कोर्ट के डिसीजन को भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब सवाल ये है कि इससे पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडस वाटर सिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। रफली 90% एग्रीकल्चर वाटर नीड्स को इंडस वाटर रिवर कंप्लीट करता है। जीडीपी का 23% से ज्यादा और वर्कफोर्स का 37% से ज्यादा। एक मिनट के लिए इस नंबर को फील कीजिए। पाकिस्तान की 3 जॉब्स में से एक जॉब्स एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और एग्रीकल्चर इंडस के पानी से। अब प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है। पाकिस्तान की 2 मेजर वाटर सप्लाई है, मांगला और टरबेला। दोनों को मिलाकर स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 4 मिलियन हेक्टेयर फीट है, यानी रफली 10%। मतलब अगर अपस्ट्रीम फ्लो में डिस्ट्रप्शन आता है तो सिस्टम के पास शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत कम बफर टाइम होगा और फिर चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। फील्ड में पानी की कमी, फूड प्रोडक्शन पर प्रेशर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर इफेक्ट और कुछ एरिया में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज तक। अब आप समझ सकते हैं इस्लामाबाद के लिए ये सिर्फ ट्रीटी डिस्प्यूट नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वाइवल का सवाल बन सकता है। लेकिन पानी अकेला रीजन नहीं है। पाकिस्तान की दूसरी और शायद उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम उसकी इकोनॉमी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सिर्फ मिलिट्री रियलिटीज का सामना नहीं करना पड़ा, उसे इकोनॉमिक मैथमेटिक्स का भी सामना करना पड़ा। और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। मई 2026 में IMF ने पाकिस्तान को एक और फाइनेंशियल लाइफलाइन दी, लगभग $1.1 बिलियन EFF रिव्यू के थ्रू और करीब $220 मिलियन RSF के अरेंजमेंट के तहत। टोटल डिसबर्समेंट पहुंच गया लगभग $4.8 बिलियन तक। लेकिन IMF का पैसा कभी फ्री नहीं होता, उसके साथ आती है कंडीशंस। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाओ, टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करो, स्टेट ओन एंटरप्राइज को रिफॉर्म करो और सब्सिडीज को कम करो।
अब जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी रियलिटी देखिए। पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो पहुंच चुका था 83.6% तक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सरकार जो पैसा टैक्स और दूसरे सोर्स से कमाती है उसका लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज और इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। यानी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल सपोर्ट्स या इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए बचा हुआ फिस्कल स्पेस बहुत लिमिटेड रह जाता है। और प्रेशर यहीं खत्म नहीं होता। इंटरेस्ट रेट 10.5%, मतलब बिजनेस के लिए लोन और महंगा, यानी एक्सपेंशन महंगा, नई फैक्ट्री लगाना और महंगा। ऊपर से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक लगभग 14 सेंट पर किलोवाट पर आवर तक पहुंच चुका है। यानी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट और बढ़ जाती है। और जब प्रोडक्शन महंगा होता है तो एक्सपोर्ट को ग्लोबली कम्पीट करना और मुश्किल हो जाता है। और फिर आती है एक और चैलेंज। पाकिस्तान की वर्कफोर्स का लगभग 88.4% का हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करता है। यानी ऐसे सेक्टर जो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड या उन पे टैक्स नहीं लगता। इसका सीधा मतलब है कि सरकार के लिए रिवेन्यू कलेक्ट करना एक स्ट्रगल बन जाता है। और जब रिवेन्यू कम हो तो कर्ज बढ़ता है, और जब कर्ज बढ़ता है तो इकोनॉमी पर प्रेशर और बढ़ता है। और फिर ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। और फिर ये कंपेरिजन करते हैं इंडिया के साथ। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी और दूसरी तरफ इकोनॉमी जो साइज, ग्रोथ और फिजिकल कैपेसिटी में काफी बड़ी है। और इसी रियलिटी ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को भी इम्पैक्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के मिलिट्री असेसमेंट ने पाकिस्तान को एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाई। फतह सीरीज रॉकेट्स, एडवांस ड्रोन सब यूज हुए, लेकिन बैटलफील्ड ने दिखाया है कि कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस को मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो सकता है। सिरसा के पास फतह 2 इंटरसेप्शंस जैसी इंसिडेंट ने इस डिबेट को और इंटेंस बना दिया। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी रॉकेट्स फोर्स कमांड अनाउंस की। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, रॉकेट फोर्स बनाना एक अलग बात है और उसे फंड करना दूसरी। और IMF के फ्रेमवर्क के अंदर हर नया मिलिट्री प्रोग्राम इकोनॉमी पर और प्रेशर डालता है। और शायद इसी पॉइंट पर पाकिस्तान के डिसीजन मेकर को एहसास हुआ कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी से नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी से आएगा। और यहीं से डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। अब तक हमने पानी की बात की, पैसों की बात की, लेकिन अब आते हैं ऐसे सीक्रेट पर जो ऑफिशियली सबको पता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम लोग समझते हैं। अगस्त 2019 इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल ट्रेड फ्रीज हो गए। सुनने में लगता है कि ट्रेड बंद हो गया होगा, लेकिन असल में क्या हुआ, ट्रेड रुका ही नहीं, बस उसने अपना रास्ता बदल लिया। जो सामान पहले सीधा बॉर्डर क्रॉस करता था अब दुबई घूमकर आने लगा। इंडिया से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से इंडिया। यानी दो पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन थर्ड कंट्रीज को बीच में खड़ा करके। और इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया दुबई एंगल ट्रायंगल। और यहाँ एक फैसिनेटिंग पैटर्न दिखता है। जब भी पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है और डायरेक्ट ट्रेड रिस्ट्रिक्ट होता है तो यूएई को एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वही प्रोडक्ट बाद में री एक्सपोर्ट होकर दूसरे पड़ोसी देश तक पहुँचते हैं, लेकिन एक डिफरेंस के साथ, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा पेपर वर्क, एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिडल मैन के लिए। यानी जो सामान डायरेक्टली आ सकता था अब वो ज्यादा महंगा होकर आ रहा है। और इसका बिल कौन भर रहा है? इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन और आखिर में कंज्यूमर्स, दोनों तरफ के। आज इनडायरेक्ट ट्रेड का साइज एस्टिमेट किया जाता है लगभग $2 बिलियन से $4.71 बिलियन एनुअली, जबकि डायरेक्ट बायलैटरल ट्रेड एवरेज में $400 मिलियन से भी नीचे है। लेकिन अगर रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाए तो प्रोजेक्शन सजेस्ट करते हैं कि डायरेक्ट ट्रेड अगले 5 सालों में $6 बिलियन से $10 बिलियन तक पहुंच सकता है। और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक टोटल ट्रेड पोटेंशियल $37 बिलियन से $50 बिलियन के बीच हो सकता है। लेकिन एक देश है जिसे खुजली है आतंकवादी प्रोड्यूस करने की, उस देश का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। अब सोचिए अगर वाघा बॉर्डर फिर से एफिशिएंटली ऑपरेट होने लगे तो कितना पैसा बच सकता है। पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को केमिकल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडस्ट्रियल इनपुट चाहिए, और इनमें से काफी सारी चीजें इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट की जा सकती हैं फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पर। यानी पीस का मतलब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, पीस का मतलब चीपर सप्लाई चेन भी है। और यहीं पाकिस्तान को एक और अपॉर्चुनिटी नजर आती है। टेक्सटाइल्स, हाइड्स, स्किन्स, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स, ये सेक्टर्स पाकिस्तान के स्ट्रेंथ हैं। जबकि इंडिया केमिकल्स, मेटल्स, इंटरमीडिएट गुड्स और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में स्ट्रॉन्गर पोजीशन रखता है। और अगर डायरेक्ट ट्रेड रीओपन होते हैं तो गुजरात, गुजरानवाला और सियालकोट जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब सस्ती रॉ मटेरियल्स पा सकते हैं। और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में से एक इंडिया तक एक्सेस भी मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं है। एक और चैलेंज आ रहा है हजारों किलोमीटर दूर से, यूरोप से। 27 जनवरी 2026 यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। और पहली नजर में ये इंडिया और यूरोप की स्टोरी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ने वाला था और काफी बड़ा पड़ने वाला था। अब तक पाकिस्तान को एक मेजर एडवांटेज मिला हुआ था, EU का GSP प्लस प्रोग्राम, जिसके थ्रू पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ था यूरोप के मार्केट में। ये स्कीम पाकिस्तान के लगभग $7 बिलियन एनुअल टेक्सटाइल्स और अपैरल एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करती है। और पाकिस्तान के लिए ये नंबर कोई छोटा नहीं है, ये उसकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया कई टेक्सटाइल कैटेगरी में
डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। और जब EU इंडिया के FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से टैरिफ्स को कम करेगा, तब यूरोपियन बायर्स के पास नए ऑप्शन होंगे। इंडिया एक ऐसा सप्लायर जो स्केल में बड़ा है, डाइवर्सिफाई है और इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव भी है। इसलिए रिस्क सिर्फ टैरिफ्स का नहीं है, रिस्क है ट्रेड डाइवर्जन का, यानी बायर्स पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कॉटन और टेक्सटाइल कैटेगरी में, जहां दोनों कंट्रीज डायरेक्टली कम्पीट करती हैं। और पाकिस्तान के लिए ये और डेंजरस इसलिए है क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बास्केट हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड है टेक्सटाइल्स पर, और अगर टेक्सटाइल सेक्टर को शॉक लगता है तो पूरी इकोनॉमी उसका प्रेशर फील कर सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तक इंपैक्ट हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? कॉस्ट कम करो और जल्दी करो। पाकिस्तान को डाइज, केमिकल्स और मशीनरी इनपुट चाहिए, और इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया से डायरेक्ट और सस्ते रेट पे मिल सकता है, वो भी काफी स्पीड से और कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के साथ। यानी आयरॉनिकली यूरोपियन कंपटीशन का जवाब भी पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड में नजर आ रहा है। अब तक हमने जो रीजन देखे वो मोस्टली डिफेंसिव थे, पानी को बचाना, इकोनॉमी को संभालना और एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन पाकिस्तान का एक ऑफेंसिव ड्रीम भी है, एक एम्बिशन जो उसकी जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के एक बहुत स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड पर बैठा हुआ है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट तीनों रीजन के बीच, और इस्लामाबाद का विजन है कि वो तीनों रीजन के बीच एक ब्रिज बन जाए, एनर्जी ब्रिज, ट्रेड ब्रिज और ट्रांजिट ब्रिज। और इस ब्रिज का नाम है TAPI पाइपलाइन। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। एक $10 बिलियन का प्रोजेक्ट, 1814 किलोमीटर लंबा रूट और हर साल लगभग 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी। तुर्कमेनिस्तान के गैलकनिस गैस फील्ड से लेकर अफगानिस्तान के हेरात और कंधार के रास्ते, पाकिस्तान के मुल्तान तक और फिर इंडिया के फाजिल्का तक। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो पाकिस्तान को क्लीनर एनर्जी मिलेगी, पावर शॉर्टेज कम हो सकती है और ट्रांजिट फीस एडिशनल रेवेन्यू में जनरेट होगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, बहुत बड़ा कैच। प्रोजेक्ट की कमर्शियल विजिबिलिटी लार्जली डिपेंड करती है इंडिया की पार्टिसिपेशन पर, और इंडिया यहाँ पे कॉशियस है। कंसर्न ये है कि फ्यूचर में पाकिस्तान किसी स्ट्रेटेजिक लेवरेज के पोजीशन में आ सकता है, और इसी वजह से पाकिस्तान के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना इकोनॉमिक नेसेसिटी बन गया है। सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सिचुएशन और भी अर्जेंट तब लगती है जब आप पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड को देखते हो। अफगान तालिबान के साथ टेंशन, मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी और स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कांस्टेंट रिस्क। एक पाइड स्टडी के मुताबिक अगर हॉर्मोज डिस्टर्ब होता है तो पाकिस्तान की GCC एक्सपोर्ट में लगभग $2 बिलियन की हिट आ सकती है, और ऑयल इंपोर्ट्स में $3 बिलियन का इंपैक्ट आ सकता है, और एनर्जी इंपोर्ट बिल में $4.5 बिलियन का एडिशन बर्डन आ सकता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा डबल डिजिट के इन्फ्लेशन तक ढकेल सकता है। और इसीलिए इस्लामाबाद के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पर स्टेबिलिटी सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इंश्योरेंस बन चुकी है, एक हैज उन शॉक्स के अगेंस्ट जो कंट्रोल के बाहर है। लेकिन दोस्तों, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी चाहिए, ट्रेड रिवाइव करने के लिए डिप्लोमेसी चाहिए, एनर्जी कॉरिडोर अनलॉक करने के लिए डिप्लोमेसी चाहिए, और डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब दुनिया आप पे भरोसा करे। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान का सबसे एम्बिशन प्रोजेक्ट। मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं, इमेज प्रोजेक्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च की, 30 से ज्यादा कंट्रीज में आउटरीच, और सेंट्रल मैसेज था पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करो और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इस इशू को इंटरनेशनली स्पॉटलाइट में रखो। अब पाकिस्तान के सामने चैलेंज सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, चैलेंज रेपुटेशन का भी है। क्योंकि इन्वेस्टर्स हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, सबसे पहले वो परसेप्शन देखते हैं और बाद में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। इसीलिए इस्लामाबाद ने एक पैरेलल स्ट्रेटेजी लॉन्च की, खुद को एक रिस्पॉन्सिबल, डायलॉग ओरिएंटेड और पीस सीकिंग स्टेट के रूप में खुद को प्रोजेक्ट किया। और इस स्ट्रेटेजी का सबसे विजुअल एग्जांपल मिला जुलाई 2026 में, जब पाकिस्तान और कतार ने दोहा में US ईरान इंडायरेक्ट टॉक के लिए को मीडिएटर का रोल निभाया। ये प्रोसेस अप्रैल 2026 के इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद और मोमेंटम में आया। इस मेडिएशन एफर्ट ने पाकिस्तान को रीजनल पार्टनर से पॉजिटिव अटेंशन दिलाई, और तुर्किश प्रेसिडेंट ने इस रोल की तारीफ भी की, और सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ डिप्लोमेसी एंगेजमेंट भी और स्ट्रेंथन हुई। मैसेज बिल्कुल सिंपल था, पाकिस्तान खुद को प्रॉब्लम के रूप में नहीं, सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ दोहा तक लिमिटेड नहीं थी। शारिफ और इसकदार ने तेहरान और इस्तांबुल विजिट किया। पाकिस्तान ने डायरेक्ट बायलैटरल एंगेजमेंट और UNSC प्लेटफॉर्म दोनों का यूज किया, और हर स्टेज पर एक ही सिग्नल दिया, कन्फ्रंटेशन नहीं, कन्वर्जेशंस, आइसोलेशन नहीं, एंगेजमेंट। फिर जुलाई 2026 में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। इंडिया और पाकिस्तान के 117 प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स एक जॉइंट अपील साइन करते हैं, और दोनों प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि 2004 से 2007 फ्रेमवर्क के बेसिस पर स्ट्रक्चर डायलॉग को रिज्यूम किया जाए। इस अपील को पब्लिकली सपोर्ट किया जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने RSS चीफ मोहन भागवत और दत्तात्रेय के उन स्टेटमेंट का भी जिक्र किया जहां कम्युनिकेशन चैलेंज को खुले रखने की बात की गई, फ्यूचर में पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और शायद इसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी का कोर छुपा हुआ है। मिलिट्री प्रेशर को कम करो, डिप्लोमेटिक स्पेस
पेस बढ़ाओ, डायलॉग को नॉर्मलाइज करो और धीरे धीरे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां इकोनॉमिक रिकवरी पॉसिबल हो सके। तो दोस्तों अब पिक्चर काफी क्लियर हो चुकी है। पाकिस्तान का पीस आउटेज कोई इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता और ना ही ये अचानक आई हुई गुडविल का रिजल्ट दिखता है। इसके पीछे है इकोनॉमिक्स, हार्ड इकोनॉमिक्स। एक तरफ पानी का प्रेशर, दूसरी तरफ डेट का प्रेशर और तीसरी तरफ ट्रेड का प्रेशर और चौथी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी का प्रेशर, इंडस वाटर ट्रीटी अनसर्टेनिटी, IMF कंडीशंस, हाई पब्लिक डेट, एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल एनर्जी, EU इंडिया FTA का चैलेंज और रीजनल इंस्टेबिलिटी, ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक अनकंफर्टेबल कंक्लूजन तक ले आए। कन्फ्रंटेशन महंगा है, बहुत महंगा, और इसीलिए इस्लामाबाद के लिए रिलेशन नॉर्मलाइज करना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, ये इकोनॉमिक नेसेसिटी बन गया। वाटर सिक्योरिटी के लिए, ट्रेड एफिशिएंसी के लिए, इंडस्ट्रियल कम्पिटिवनेस के लिए और TAPI जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ एक और रियलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी, ट्रस्ट। और ट्रस्ट यहाँ पे सबसे मिसिंग पीस है। न्यू दिल्ली का स्टांस अभी भी लार्जली वही है। मीनिंगफुल डायलॉग तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ क्रेडिबल और वेरीफाइबल एक्शन ले, और इसी वजह से पीस का रास्ता इकोनॉमिक लॉजिक से ज्यादा सिक्योरिटी ट्रस्ट पर डिपेंड करेगा। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या इकोनॉमिक कंपल्सन डिकेड पुरानी स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट को रिप्लेस कर सकती है? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी नहीं थी, ये साउथ एशिया की चेंजिंग पावर बैलेंस की कहानी थी। ये इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के टकराव की कहानी थी, और शायद ये उस फ्यूचर की भी कहानी है जहां बॉर्डर पर चलने वाली हर लड़ाई का फैसला टैंक्स और मिसाइल नहीं करेगा, बल्कि पानी, ट्रेड और इकोनॉमिक भी करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान का पीस पुश जेन्युइन है या ये सिर्फ इकोनॉमिक मजबूरी का नाम है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और कोई एडवाइस है मेरे लिए तो वो भी बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।